अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन और निशानदेही आज हम करने जा रहे हैं मुल्क में होने वाले उन इंतखाबात के बारे में जिसका किसी को भी कुछ पता ही नहीं है कि क्या कब किस तरह से और किस वक्त होंगे, लेकिन एक गहमा गहमी ज़रूर नज़र आना शुरू हो गई है और वो गहमा गहमी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ इक़दाम करने शुरू कर दिए हैं। हल्का बंदियों के हवाले से बात की जा रही है। उसके अलावा जो सीटें हैं निश्चित जो हैं वो बता दी गई हैं कि सूबे सिंध में कितनी हैं और दीगर जो सूबे हैं उनके शहरों के अंदर क्या क्या सीटें उनमें इजाफा हुआ है या किसी में कमी हुई है। शहर कराची की सीटों में भी कुछ इजाफा हुआ है। कौमी असम्बली की एक सीट बढ़ी है, 21 से 22 हो चुकी हैं और इसी तरीके से जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वो भी इस वक्त 43 से 47 पे पहुंच चुकी हैं, यानी कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा हुआ है। लेकिन ये इजाफा किस हद तक कारगर रहेगा? क्या ये सूबाई सिंध में होने वाले जो इंतखाबात हैं उसके बाद वज़ीर आला या फिर दीगर मामलात पर असरअंदाज हो सकेगा? इसके साथ साथ जो मामला है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों का है। इस माहौल में जहाँ पर बहुत सारी सियासी जमातें जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि वो कुछ डिलीवर नहीं कर पाई हैं, पाकिस्तान के लोग इस वक्त इस उम्मीद और आस में रहे कि शायद हो सकता है कि ये सियासी जमात हमें कुछ दे दे, दूसरी सियासी जमात, और उसके बाद फिर मज़ीद सियासी जमातों को आजमाया गया, लेकिन हर सियासी जमात नाकामी से दो चार हुई और अवाम किसी से भी मुतमईन नहीं हो पाए। लेकिन अब जो नया सेटअप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि क्या इस वक्त इस माहौल के अंदर किसी नई सियासी जमात की ज़रूरत है, या कोई नई सियासी जमात अगर वो आती है तो हुकूमत के यानी अवाम के एतमाद पर कितना पूरा उतरती है कि अगर वो हुकूमत साजी के अंदर हिस्सा लेती है या हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो आवाम को वो क्या मुतमईन कर पाएगी, या यही पुरानी हुकूमतें वो किस हद तक आवाम को रिलीफ पहुंचा सकेंगी। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, 21 तारीख को उनका तैयारा उड़ान भरेगा और पाकिस्तान पहुंचेंगे, लेकिन उससे कबल वो मुख्तलिफ जो खलीजी ममालिक हैं उसका दौरा करेंगे। और ये दौरे जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इंतहाई अहमियत का इख्तियार कर चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब है, कतर है, इसी तरह से UAE का वो दौरा करेंगे। और इन दौरों के बाद कहा यह जाता है कि क्या वो कोई गारंटी लेने जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से वो कबल अज़ वक्त बात करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अगर उनकी हुकूमत नहीं बनती तो जो भी हुकूमत आएगी क्या उसको उसका फ़ायदा होगा, या नवाज शरीफ साहब जो है वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन के हुकूमत चलाएंगे और फ़ैसले लेंगे और जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो उनके लिए कोई बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतशिमुल हक थानवी साहब, मारूफ तज़ियाकार भी हैं, पाक डिफेंस कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया थानवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ फारूक डाडी साहब तशरीफ़ रखते हैं, तज़ियाकार हैं। जनाब बहुत शुक्रिया डाडी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ। मौलाना साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़िज़ा है ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से कहा तो जा रहा है कि जनाब बहुत गहमा गहमी है और लोग जो हैं वो सड़कों पे निकल आएंगे, इलेक्शन के दिन वोट डालेंगे, लेकिन इलेक्शन हो कब रहे हैं? क्या वाकई होने जा भी रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत वक़ार साहब आपने मुझे बुलाया इसमें इलेक्शन 2024 को अगर हम निकाल दें, क्योंकि जाहिर है कि एक गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी को यकीन नहीं है कि होगा नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, और ये हम आपस की ज़बान ज़द आम है, ये नहीं कि अपर लेवल पे या नीचे। तो लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं कि मुल्क में महंगाई में कमी, मैं तो कहता हूँ कल से होनी चाहिए, कल से होनी चाहिए, क़तई नज़र इसके कि गवर्नमेंट कोई भी हो, इलेक्शन होता है या ना हो। मईशत, सियासी और माहौल को एतमाद, तो हमारे यहाँ पोलराइजेशन इतनी है कि पॉलिटिकल माहौल तो मुझे बेहतर नज़र आता नहीं है। और इलेक्शंस का ये है कि अगर हुआ भी तो वो इसी तरह का होगा कि वो फिर एक यानी वाज़ेह अक्सरियत लेता हुआ अक्सरियत। अच्छा, मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, मेहताब चांदीवाला, तज्ज़ियाकार है। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। जी सर कहिए। तो बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आता नहीं कि अगर कोई वाज़ेह हुकूमत बनाएगा तो वाज़ेह अक्सरियत के साथ बनाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सिंध में कुछ और मामला आते हैं, पंजाब में कुछ और हैं, बलूचिस्तान का, हर जगह का एक सियासी वो है, तो वो फिर एक खींचातानी ही रहेगी। और मुझे तो सबसे ज़्यादा इस बात पे है यकीन, मेरा यकीन है इस बात पे कि अगर इलेक्शन हो भी गया तो अगले दिन जो जमात जीत गई तो बाकी सब ये कहेंगे कि हम नहीं मानते। ये भी एक यहाँ का तुर्रा इम्तियाज़ है कि जमातें वो जीतें तो सब सही था,
न जीते तो सब खराब था। तो मेरा ख्याल है मुल्क एक और उसकी तरफ जाएगा, यानी एक कोई स्टेबिलिटी तो मुझे नजर आती नहीं। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हम देख रहे हैं कि सेटअप है वो पूरी तरह से पुरुमीद है कि हम जो है वो बेहतरीन इंतखाबात करा देंगे। देखिए, असल काम तो उनका है नहीं, बज़ाहिर वो तो सिर्फ एक केयर टेकर है। असल काम तो इलेक्शन कमीशन का है कि वो कराएं, तो वो कैसे करा देंगे? बहरहाल वो फैसिलिटेट करेंगे, मतलब हाँ तो फैसिलिटेट, मिसाल तौर पे पैसे देने की बात है, सिक्योरिटी देने की बात है, वो एक जाहिर है वो तो उनका एक वो जॉब है। लेकिन ये कि मुझे कुछ इलेक्शन के नताइज के बाद कुछ बेहतरी नजर आती है, बेहतरी नजर नहीं आ रही। डाडी साहब, क्या आपको भी ऐसे ही लग रहा है सर कि इलेक्शन हो जाएंगे और हो रहे हैं, तो क्या सूरत लग रही है आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अगर डेट दी है इन्होंने जनवरी में या जनवरी के आखिर में कह रहे हैं, ये गैर कानूनी है, ये आइन के मुताबिक नहीं है। आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। तो ये मकसद वेयर द रूल ऑफ लॉ, ये साबित करता है कि हमारे यहाँ ना कोई रूल ऑफ लॉ है, और लॉ और हमारे यहाँ रूल उसी का चलता है जिसके हाथ में पावर है। तो ये जब तक ये चीज़ें सही नहीं होगी तब तक हमारा सिस्टम ठीक नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी आप भूल जाएं ना। ये मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र आते हैं, और अगर ये इलेक्शन भी हुए इस इलेक्शन कमीशन के मातहत, तो ये क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर इतना कंट्रोवर्शियल है और इतना बायस है कि जो खुल के मुस्लिम लीग नून की हिमायत करता एक उनका पटवारी बना हुआ, तो ऐसे शख्स की मौजूदगी में और उसके अंडर में इलेक्शन करवाना एक बिल्कुल अवाम के साथ और पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो जो साहब कह रहे हैं वही होगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर किसी को दीवार से लगा के रखें, यानी कि आप जिनकी तरफ इशारा करें दीवार से लगा दिया जाए किसी सियासी जमात को, तो क्या फेयर इलेक्शन नहीं होंगे अगर अवाम ने मुस्तरद कर दिया? देखो ना, अगर जिसकी 70-80% लोग जिसको सपोर्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया उसको आप अंदर कर दो और दीवार से लगा दो। सर, हो सकता है सोशल मीडिया पे सपोर्ट हो। वो नहीं, पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट है कि आज हमने देखा कि कराची में, सिर्फ कराची को देख लो कि बड़ी बड़ी जमातें जो थी आज एक रैली नहीं निकाल सकते। आज एक एहतजाज के लिए, कराची इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज के लिए वो बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है ना? तो बात ये कि देखें, ये चीज़ें हमने ज़ियाउल हक के दौर में भी देखी। ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी को के लोगों को कोड़े मारे गए और क्या कुछ नहीं हुआ। ठीक है, भुट्टो साहब को एक जुडिशल मर्डर को या जो भी कहो कि एक गलत फांसी दी गई, और किसके कहने पे दी गई और क्या हुआ वो सारी दुनिया जानती है। तो बात ये कि अगर आप वही सिस्टम लेके चलें, हमने मुशर्रफ के दौर में देखा। मैं जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा कि ही वॉज नॉट मॉनेटरी करप्ट, उनके अगेंस्ट कोई फाइनेंशियल या मॉनेटरी करप्शन नहीं थी। हाँ, लेकिन पावर करप्शन बेतहाशा थी। उस दौर में जब इलेक्शन होते थे, आप वोट किसी को भी थे, रिजल्ट आएगा मुस्लिम लीग काफ का, उसी के हक में आएगा। तो इसी तर्ज पे अगर ये इलेक्शन जैसे 2018 में हुआ था कि वोट किसी को भी दिया, आया वो तहरीक इंसाफ के हक। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा, वो एग्री, मैं आपसे, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। सो आरटीएस की बात कर रहा था मैं, वो याद आ गया आपकी बात से। वो तो पीटीआई वाले ये कहते हैं कि आरटीएस करके हमारी जो नशिस्तें कम कर दी गई। तो बहरहाल देखिए, मैं मुशर्रफ के दौर में जिस तरह इलेक्शन होते थे, अगर उसी तरह इलेक्शन अभी हुए तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। ना आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम आएगा। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो आपकी मईशत कभी भी। सर, नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है वो खलीजी ममालिक का दौरा करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे, वो सरमायाकारी के हवाले से बात करने जा रहे हैं। सर, उन्होंने, उनकी करप्शन तो इतने उरूज पे थी कि आप देखें कि मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में हम IMF से निकल चुके थे। ठीक है, हम यानी कि $39 बिलियन बेहतर हो गए थे, उन पे कर्जा था। उस वक्त उन्होंने $5 बिलियन IMF को वापस किए और उससे बाहर निकल आए। और जब जरदारी साहब को 2008 में मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने हुकूमत दी
तो मुल्क के ऊपर जो कर्जा था सिर्फ 34 अरब डॉलर का था। 2008 से 2018 तक ये कर्जा 94 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इन्होंने किया क्या? कर्जे लिए, करप्शन की, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं किया, ना ही इन्होंने K4 का मंसूबा बनाया, अच्छा। ना ही इन्होंने कोई डैम बनाया, ठीक है। ना ही। अब तो मकसद ये है, अच्छा बेनज़ीर का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, वो कहती थी कि नवाज शरीफ 5 अरब डॉलर जो IMF से आए वो किधर है, हमें उसका हिसाब दिया जाए। ठीक है। अच्छा तो मैं आपके सवाल इसी लिहाज से मैं ये पूछता हूँ कि जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2022 में जी। अगर 18 अरब डॉलर खजाने में, ये मैं स्टेट बैंक का फिगर दे रहा हूँ, 18 अरब डॉलर खजाने में छोड़ के गई, तो इसका हिसाब तो नहीं, गए कहाँ? 16 महीने में आपने चपट करके 3 अरब डॉलर आपने IMF से कर्जा लिया, जिसमें आपके तमाम एयरपोर्ट आपने गिरवी रखवा दिए, सी पोर्ट आपने गिरवी रखवा दिया, सब कुछ दे दिया 3 अरब डॉलर के लिए। ठीक और है। शाह खर्चियां अच्छा देखें। चले वैसे अब ये बताएं कि इंतखाबात की बात कर रहे थे, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट शायद आपने सुना हो कि उनका कहना है कि जनवरी में इंतखाबात होना मुश्किल है क्योंकि सर्दियाँ बहुत होंगी और बर्फबारी उनके इलाके में हो रही होगी। तो क्या आपको लगता है कि नहीं हो सकते? वो मरी में रहते हैं तो उनको बर्फ याद आ रही है। अच्छा। हमें तो कराची में ऐसा कुछ नजर नहीं अच्छा, आ मतलब रहा। हो जाने चाहिए और आपके। चाहे यहाँ पे तो सैलाब में भी इलेक्शन होते रहे, जलजलों में भी इलेक्शन होते रहे, तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि लेकिन बात ये कि इनकी नीयतों में फुकदान है, इनकी नीयतें ठीक नहीं ठीक हैं। है। जब तक ये चलें। खुदा के वास्ते खुदारा इस मुल्क को बचाएं, जो लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस मईशत का बेड़ा गर्क किया है, जब अगर एक हुकूमत 6% GDP ग्रोथ रेट के साथ चल रही थी तो उसको रिजीम चेंज करने की जरूरत क्या थी? मैं ज़रा मेहताब चांदीवाला साहब से बात करना चाहूँगा, अगर वो हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त जो इंतखाबी अमल है उसको वो समझते हैं कि होने जा रहे हैं, या उनको लगता है कि अभी इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है? क्या कहेंगे सर? मेहताब साहब सुन रहे हैं आप? आवाज़ आ रही है? जी जी वकार साहब, मैं आपसे भी यही जानना चाह रहा हूँ सर कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि अभी भी इबाहम का शिकार हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इक़दाम के साथ साथ कहा जा रहा है कि जनाब वो वक्त पे हो जाएंगे, मतलब वक्त से मुराद है कि जनवरी और फरवरी के दरमियान। सर आपको लग रहे हैं? अच्छा, इस वक्त जो अहम बात है और अहम मामला है वो ये है कि इस वक्त जो इंतखाबी अमल है वहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ ख्याल रखती हैं। वो ये समझती हैं कि जो इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इलेक्शन शायद के डिले हो जाए अभी, लेकिन उस तमाम सूरत हाल और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो इलेक्शन कमीशन है वो अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से लोग जो हैं वो मुतमईन हो जाएं कि हाँ इलेक्शन होंगे और जनवरी का एंड होगा या फ़ैब होगा, उसके दरमियान कहीं पर इलेक्शन हो जाएंगे। मेहताब साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी मेहताब साहब फरमाइएगा, कहिएगा क्या कह रहे थे आपके, क्या इलेक्शन होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखें वकार भाई, इलेक्शन की डेट आई है, इलेक्शन होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे खैर अभी, और शायद 2024 में मुश्किल है कि इलेक्शन होए। अच्छा, इसके पीछे जाहिर है बहुत सारी अवामिल हैं, इसके ना होने के बहुत सारे अवामिल हैं, इसलिए कि जब तक सारी पार्टियां जो हैं इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं होंगी जब तक मेरे ख्याल में इलेक्शन नहीं होंगे। मेरा अंदाजा है असल में इलेक्शन और जमहूरियत की खूबसूरती ये होती है कि ताकि अपोजिशन सामने हो, ठीक है जी। जब अपोजिशन कोई नहीं होगी मुकाबले की तो मेरे ख्याल में इलेक्शन शायद ना हो इस टाइम। अच्छा, आप ये देखिए कि 21 अक्टूबर को अगर नवाज शरीफ साहब वापस आने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो सर उसके पीछे यही मुहरक़ात होंगे कि वो 2-3 महीने का इस तरह का टाइम रख के आना चाह रहे होंगे कि उसमें वो अपनी कैंपेन चला सकें और इलेक्शन में भरपूर तरीके से उतर सकें।
ठीक, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास मेहताब चांदीवाला साहब, आपके पास दोबारा आता हूँ। थानवी साहब, आप फरमाइएगा सर कि क्या इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या तमाम सियासी जमातों का मुत्तहिद होना इस बात पे जो है वो ज़रूरी है, या जमातें मुत्तहिद हो ना हो, उनका मौक़िफ़ हो ना हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन करा देगा? देखिए, हमारे यहाँ इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है नहीं कि तमाम सियासी जमातें मिलके बैठे। मुझे तो कोई क़त्अन इसका कोई इम्कान नज़र आता नहीं कि सब मिलके किसी एक इशू पे बैठ जाएं। मिसाल के तौर पे अभी बात की चीफ इलेक्शन का कंट्रोवर्शियल आदमी है, लेकिन बहरहाल उसको हटाने का भी एक तरीका है आईनी। वो कहाँ से होगा, इस वक्त कैसे होगा? एक आईनी इदारे का सरबराह है, उसको आप कैसे हटाएंगे? लेकिन है कंट्रोवर्शियल, तो उसकी निगरानी में जो भी इलेक्शन होगा वो काबिल कबूल ए के लिए ना हो, बी के लिए ना हो, सी के लिए ना हो, तो सबका बैठना तो मुझे नज़र आता नहीं। सर अगर ए बी राजी हो जाए और सी राजी ना हो तो फिर? भाई जाहिर है फिर वो तो नहीं हुआ ना, फिर वो अच्छा। मुत्तहिद और मुत्तफिक तो बात ना हुई ना। ठीक है, इसका तो मतलब ये है कि आप सबको लेके बैठें, आपको सबको लेकर बैठना होगा, मुत्तफिक करना होगा, उसके बाद फिर इलेक्शन की तरफ जाना वन होगा। पॉइंट एजेंडा है कि जी इलेक्शन इस मुल्क में किस तरह से होना चाहिए, साफ नहीं और होना शफाफ चाहिए, होने लेकिन चाहिए। वो होगा नहीं। वो मुश्किल लग रहा है आपको? बहुत। चलें ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कंटिन्यू करेंगे और यही जानेंगे कि क्या इंतखाबात हो भी जाते हैं तो किस सियासी जमात के पास क्या एजेंडा है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। निशानदेही में हम इस बात की भी निशानदेही कर रहे थे कि क्या अगर इलेक्शन वक्त पे हो भी जाते हैं तो क्या उन इलेक्शंस को सारी सियासी जमातें मानेंगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या फिर दोबारा से कोई धरना दे रहा होगा, एहतजाज कर रहा होगा? इस पर भी हम बात कर रहे थे। मेहताब चांदीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेहताब साहब, पहले तो ये फरमाइएगा सर कि इंतखाबात के हवाले से आप कुछ कहना चाह रहे थे कि होंगे नहीं होंगे, अगर हो रहे हैं तो क्या उसके बाद की सूरत हाल होगी, क्या कहेंगे सर? वकार भाई, इलेक्शन का जो सिनेरियो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन बस एक है कि पब्लिक को एक टाइम दे दिया गया कि जी फरवरी में, फरवरी आएगी तो अब आगे कौन सी डेट दी जाएगी इसका अंदाजा तो जाहिर है डेट देने वाले ही बताएंगे, लेकिन सामने अभी लग रहा नहीं है कि ऐसा कि इलेक्शन होंगे। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो कहा है ना, अभी ये भी बात सामने आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ डेट अनाउंस करने के ऊपर बात क्यों की जा रही है? महीना तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है। देखें जी, जो इलेक्शन करवाने का जो एक जोर और एक वलवला उठा हुआ था, तो थोड़ा सा जाहिर है आपको पता है पॉलिटिक्स क्या है, तो उसको थोड़ा सा हल्का करने के लिए या थोड़ा सा लोगों के जहन को मुतमईन करने के लिए मैं तो कहूँगा लॉलीपॉप है जो दे दिया गया, ताकि उसके अंदर जरा जनवरी तक उसको जो है एंजॉय करते हैं लोग। तो सर ये जो लॉलीपॉप है उसके बाद अगर ये दे भी दिया और वाकई अगर ये हकीकत में तब्दील हो गया तो उसके बाद क्या सारी जमातें जो हैं वो मुतमईन होंगी कि हाँ इंतखाबात फेयर हुए हैं? नहीं जी, देखें अभी मेरे ख्याल में थानवी साहब ने एक बात की थी शुरू में जो मैं सुन रहा था। साहब, अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि सारी सियासी जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी? नहीं जी, देखें हमेशा जाहिर है कोई जो जमात जो विनर होती है वो जाहिर है उसको कहती है बिल्कुल शफाफ इलेक्शन हुए, और जो जमात हारती है तो वो इसके अंदर जाहिर है वो कहते हैं कि जी हमारे जो मफादात और ये दूसरी चीज़ें जो आती हैं सामने की, जिसमें इलेक्शन के अंदर धांधली और ये इस तरह की तो हर इलेक्शन के अंदर होता रहता है कि जो हारने वाली जमात तो जाहिर है उसका एहतजाज करती है इस बात का कि जी फेयर इलेक्शन नहीं हुए। बहरहाल ये तो एक हमारा एक ट्रेंड कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड है, ताकि जो हारने वाला अपनी मैं तो कहूँगा इज्जत बचाने के लिए शायद कहता है ये। हेलो हेलो अच्छा मेहताब साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त ये सारी सूरत हाल जहाँ आप देख रहे हैं, अगर कोई सियासी जमात जो है वो इंतखाबात के बाद एहतजाज पे चली जाती है कि फेयर इंतखाबात नहीं, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि कोई ना कोई सियासी जमात ऐसी ज़रूर होगी जो मानेगी नहीं कि ये फेयर हुए हैं, क्या कहेंगे सर? देखें वकार भाई, मेरा अपना जो एनालिस्ट तज्जिया है मेरा ये कहता है अगर इलेक्शन होंगे तो शफाफ होंगे, वरना इलेक्शन नहीं होंगे। मेरा अपनी जाती राय है ये, अगर होंगे तो शफाफ होंगे वरना इलेक्शन ही नहीं होंगे। हेलो, ठीक है ठीक है। अच्छा मेहताब साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थानवी साहब से जान लूँ कि इंतखाबात हो जाते हैं और कोई एहतजाज भी होता है, सर क्या ये इसी तरह से मामला चलते रहेंगे हमारे मुल्क के, या कभी ना कभी जो है अवाम मुतमईन होगी कि जनाब चीज़ें बेहतर चलना शुरू हो गई हैं?
हम के लिए तो कुछ भी, अभी इतने बिल इन्होंने मंजूर कराया कौमी असेंबली से, हाँ। एक भी कोई पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था। अच्छा। वो तो सब इनके अपने थे कि वो नैब और ये और वो फलाना। देखिए बात ये, इस मुल्क में मैं बिल्कुल वाज़े, मैं नहीं जानता कि निज़ाम हो, इलेक्शन हो, फला जो अवाम की फलाह के लिए हो। बात यह है कि पहले यहाँ होना चाहिए एक एहतसाब कड़ा, बेरहमाना और बिल्कुल फ्री एंड फेयर, बिल्कुल। यानी जिस पे बात करनी चाहिए। हम जाते हैं दूसरी तरफ, तो इस तरह कभी आप सिर्फ नहीं फ्री पहुंच एंड सकेंगे। फेयर इलेक्शन की बात होती है, लेकिन अचानक होने लगता है कि नवाज शरीफ साहब को आप देखें, उन्होंने हार्ड लाइन ले ली तो फिर कहते हैं कि जनाब दूसरी सियासी जमात की तरफ रुख हो जाता है। वो क्या है? जो आप ये कह रहे हैं ना, खलीजी ममालिक वो जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई दिलचस्पी नहीं है उन्हें इन्वेस्टमेंट से। अच्छा। वो अपनी गारंटीज चाहते हैं, वो अपनी गारंटीज चाहते हैं कि मुझे गिरफ्तार न किया जाए, मुझे ये ना किया जाए, मुझे रेड कारपेट दिया जाए, अदालत में वो माफी मांगे, मुझको जो नाअहल किया था उन लोगों को चार्ज किया जाए। मतलब वो तो चाह रहे हैं कि भाई वो यहाँ पर आए तो उन्हें बिल्कुल हाँ। लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको कह रहे हैं, ये लेवल प्लेइंग, ठीक है जी, कि जहां से उनको नाअहल किया गया अच्छा, था, हाँ। उनको वो भी किया जाए, उन लोगों को पनिश भी किया जाए। सर ऐसे ही वाकयात तो 2018 के इंतखाबात में हुआ था कि नवाज शरीफ साहब को आउट कर दिया गया था और इंतखाबात हुए थे। तो वो फेयर थे सर? नहीं, जाहिर है कि हमारे यहाँ कभी फेयर होते ही नहीं। एक इलेक्शन फेयर हुआ था 1970 का, जिसमें शेख मुजीब जीत गया था। अच्छा। मेरा ख्याल है उसके बाद से कोई इलेक्शन फेयर हुआ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है अवाम नहीं सर, लेकिन आपके ख्याल में जो अवाम है वो ये सोच समझ रखती है कि वोट किस पर? अवाम को तो आप छोड़ दें, अवाम क्या 11% जिस मुल्क में लिटरेसी रेट हो, जिस मुल्क में रातों को शनाख्ती कार्ड जमा कर लिए जाते हैं उन लोगों के, जिस मुल्क में सुबह उनको भेड़ बकरियों की तरह गाड़ी में डाल के कहा जाता है जा बाबा ठप्पा लगा, नहीं तो वो थप्पे तो पहले ही लग जाते हैं। बहरहाल ये अगर थप्पे ना लगते तो सर फिर इलेक्ट्रिक वोटिंग क्या वोटिंग फिर मशीन अब रह क्या जाता है सर फिर बात करने के लिए इलेक्शन के हवाले से? सर देखिए, इलेक्शन के हवाले से जो बुनियादी बात है कि सारी दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है और हमारे यहाँ बड़ा मजबूत निज़ाम है, डिजिटल सिस्टम। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो ये जितने थप्पे छप्पे जो इन लोगों ने बोगस वोटों का जो एक सिलसिला रखा है ना, इतने सालों से बना के रखा, 90% ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यानी आप समझते हैं जैसे अमेरिका में जिस तरह से होते हैं, मतलब इंतखाबात डिजिटल होते हैं, लेकिन सर वहाँ पे भी ट्रंप ने तो इंतखाबात पे क्या दिया, धांधली हुई है। इंडिया में होती है, इंडिया में धांधली तो इसका मतलब हर जगह हो रही है ना सर। तो देखिए हमारे यहाँ कम और ज्यादा का रेशियो आप कह सकते हैं। यकीन करें कि हमारे यहाँ नादरा का जो सिस्टम है वो इंडिया से कहीं ज्यादा अच्छा, कहीं ज्यादा एडवांस, और दुनिया के कितने ममालिक ने नादरा से अपनी सर्विसेज ली है। अफगानियों के भी शनाख्ती कार्ड बन गए हैं सर। देखिए, शनाख्ती कार्ड तो हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से नाफिज हुआ, पहला शनाख्ती कार्ड जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बना था। तो कहने का मकसद ये कि जब हमारे यहाँ पासपोर्ट डिजिटलाइज है, हमारे शनाख्ती कार्ड डिजिटल है, सारे अकाउंट, बैंक अकाउंट, सारी बैंकिंग सिस्टम, आपका ATM सब चल सकता है, तो वाई नॉट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो मैं आपके तवज्जो से ये कहूँगा कि पाकिस्तान की बेहतरी अगर चाहते हो तो वही सिस्टम नाफिज करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जो असेंबली आई थी जिसमें कोई अपोजिशन भी नहीं थी और ये एक रिजीम चेंज के तौर पे आई थी, और आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही, सियासी तबाही, अच्छा, जो कुछ हुआ, सियासी तबाही मचा दी है। सर मैं मेहताब साहब के से ये जान लूं कि सर तो इसकी एक सेकंड मैं पूरा जुमला कर लूं जी। कि इसकी सारी जिम्मेदारी उन लोगों पे है जो रिजीम चेंज का हिस्सा थे और जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और जिसके ईमा पे लिया। ठीक है। तो इन लोगों के ऊपर जो जिम्मेदार है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, इन सब पे आर्टिकल 6 लगाया जाए। सर मेहताब साहब की तरफ जाऊंगा। मेहताब साहब, खुर्शीद शाह साहब का एक बयान सामने आ रहा है, वो कहते हैं कि अगर फरवरी से आगे की तरफ गए अगर इंतखाबात तो इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। सर इसकी क्या कोई वजह हो सकती है कि कोई एहतजाज करने निकल आएगा जो इमरजेंसी लग जाएगी? कौन सा लॉ चल रहा है? देखें वकार भाई, इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल में आवाम जो है अपनी रोटी कपड़ा मकान के अंदर इतनी उलझी हुई है, शायद अब कोई इसके लिए आवाज ना उठाए, ठीक, इलेक्शन के लिए। ठीक है जी, जो आगे नजर आ रहा है। दूसरी चीज कि इलेक्शन के बाद जिस तरह खुर्शीद साहब ने कहा है कि जी माशाल्लाह या इमरजेंसी, इसके कोई भी चांसेस नजर नहीं आ रहे इस टाइम कि माशाल्लाह या फिर इमरजेंसी के चांसेस। क्योंकि ये खुर्शीद साहब ने क्यों कहा होगा सर? ये देखें,
हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है, अपना एनालिस्ट, अपना क्या कहते हैं, अपना एक तज्जिया होता है उसका, उन्होंने अपने हिसाब से उसको कहा है। हो सकता है कोई इनको खास इंफॉर्मेशन हो या खास लोगों के साथ हो या खास लोगों के साथ बैठते हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि ऐसा नहीं होगा माशाल्लाह। नहीं, अगर माशाल्लाह आना होता तो आपको पता है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पीरियड गुजर चुका जिसमें माशाल्लाह नहीं आया। अगर माशाल्लाह आता भी है तो उसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है सर। अच्छा, अब मामला ये है कि सर ये तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे कैसे? इलेक्शन अपनी जगह पर है, लेकिन जो निगरान सेटअप है, आपको लगता है कि निगरान सेटअप जो है वो इतना फैसिलिटेट कर सकता है, आवाम को कर सकता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है बहुत ताकतवर, आप देख भी रहे होंगे कि बड़े दौरे कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आला हों या वज़ीर आज़म हों। देखें जी, बात यह है वकार भाई, दौरे करने से तो जाहिर बात है मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होती है। हेलो जी जी, आवाज़ आ रही है आपकी जी। मुल्क की मईशत दौरों से नहीं होती है, असल में रिजल्ट से होती है। इससे पहले भी जो जाहिर है हुक्मरान थे उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत दौरे किए और बहुत ज्यादा क्या कहते हैं एक्टिविटीज की बाहर, और इंटरनल तौर पर जुलूस या वगैरह दूसरी मीटिंग्स वगैरह हुई, लेकिन उसके रिजल्ट कोई नहीं आए। अच्छा, ये जो जाहिर है जो है अबूरी हुकूमत के लोग हैं, इनके पास एक लिमिटेड इख्तियारात होते हैं, लेकिन जाहिर है इस टाइम ये लोग काफी इख्तियारात लेके स्पेशली असम्बली से पास करवा के आए हैं। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह इसको चलाते हैं। अच्छा, या देखें, एक इख्तियारात देना और इख्तियारात को इस्तेमाल करना एक बहुत दो चीजें हो जाती हैं इसके अंदर। अब जो इख्तियारात दिए गए उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये तो इनके ऊपर डिपेंड करता है जो नई हुकूमत है उसके अंदर। और बाकी अभी जो सामने जो चीजें नजर आ रही हैं, मेरे ख्याल में कोई खास डेवलपिंग नजर नहीं आई। जिस तरह डॉलर आप कह सकते हैं कि नीचे की तरफ आया है, लेकिन इसके जो अपोजिट आप देखेंगे तो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ गई। तो वो तो ये कहते हैं कि जी इसको तो हम अपनी जबान में कहते हैं गोरख धंधा, कि जी आपने उधर से वो चीज घटा दी या ये बढ़ा दी। लेकिन मेहताब साहब अभी आप ये भी तो देखें सर, आपने जहाँ मेहताब साहब जहाँ आपने जिक्र किया है अभी डॉलर का, वहाँ पर हम देखते हैं जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो कि किसी सियासी हुकूमत के दौर में होना मुमकिन नहीं है। नहीं, देखें कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन खास लिमिटेड जगहों पे हो रही हैं। देखें, जिस तरह आप कहेंगे, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक ड्रग्स वाले बहुत एक्टिव हैं इस टाइम और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये आवाम की जो सेहत है उसको सामने रखते हुए काफी मैंने देखा एक्टिविटीज हैं उनकी। इसी तरह जो है अनाज के ऊपर जो जिम्मेदार लोग हैं, अनाज की जो एक्टिविटीज हैं, जो हमारी लिमिटेशंस हैं, उसको देखना, वो मेरे ख्याल में नहीं हो रहा। अगर वो होता तो चीनी के दाम और आप आटे के दाम और दूसरी जो अजनास के जो रेट्स हैं वो आपके सामने हैं, कि मैं बोलना नहीं चाहता क्या रेट हैं, लेकिन सबों को पता है जब ये मामला चलते हैं तो इसके अंदर इसको किस तरह कंट्रोल किया जाता है। तो जाहिर है जो जिम्मेदार हैं उनको ये, जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, तो इस तरह मुझे मेरी राय यही है कि तमाम डिपार्टमेंट अगर एक्टिव हो जाएं तो ये हमारी मसनूई जो रेट बढ़े हुए, एक है महंगाई, एक होता है मसनूई रेट बढ़ाना जिसको ज़खीरा अंदोज़ी कहते हैं। जैसे अनाज है, अनाज इस तरह जो है जो हमारी जरूरत के मुताबिक अगर नहीं है तो उसको एक्सपोर्ट या दूसरे शहरों में भेजना मुनासिब नहीं है। इसी तरह चीनी हमारे पास अगर हमारी जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान के है तो उसको एक्सपोर्ट ना किया जाए। इसी तरह बहुत सारी XYZ चीजें होती हैं जो जाहिर है जानते हैं, ये जो इसके जो महकमे के लोग हैं वो जानते हैं किसको किस तरह मैनेज करना है। इसकी तफसील में नहीं जाना चाहते। सर, कमिश्नर कराची ने भी कहा है, वैसे अब जो आप जिस रेट्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर लोकल सतह पर इस तरह के मामलात हैं और कमिश्नर कराची ने कहा है कि अब एक्टिव होना है और प्राइस कंट्रोल करनी है, तो क्या आपको लगता है कि अब प्राइस कंट्रोल हो सकेगी? देखें वकार भाई, प्राइस कंट्रोल एक आदमी नहीं कर सकता। ठीक है, SDM या फिर आपका जो ये जो होते हैं अपना मजिस्ट्रेट वगैरह हैं, वो फर्ज वाहिद होते हैं, उनको एक फोर्स चाहिए होती है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब हमारी यहाँ आपको पता है जो कितने लाख के ऊपर एक थाना है और उस थाने के अंदर कितने लोग होते हैं और कितने लोग जो हैं स्पेशल ड्यूटीज में होते हैं और कितने लोग बेचारे VIP ड्यूटीज में होते हैं। तो ये जब तक ये पूरे सिस्टम को बेहतर करके नहीं चलेंगे तो जब तक मेरे ख्याल में रिजल्ट नहीं आएंगे।
अगर एक मजिस्ट्रेट जाता है और वहाँ पे एक दुकान पे चालान कर देता है या उसको स्टोर के ऊपर कोई कार्रवाई करता है, एक्शन करता है, तो वो जाहिर है उसके पास इतना ना फोर्स है कि सब जगह जाए। या तो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने चाहिए, फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए ताकि अपना काम आसानी से वो कर सकें। और दूसरी चीज, जहां उनको जो एक सपोर्ट होती है, जो हमारी मकामी पुलिस होती है, उसकी सपोर्ट वो लेने के लिए वो भी कैसे लेंगे? अब आपके पास अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मुझे एक मोबाइल चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और क्या कहते हैं, जब थाने के अंदर आपके पास नफरी नहीं होगी तो आप कैसे क्या कहते हैं करेंगे? और दूसरी चीज कि आप जो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो हमारी महकमा पुलिस को, वो नाकाफी है। पहले तो आप जो इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाले लोग हैं उनको फैसिलिटेट करें, उनको उस काबिल बनाएं कि वो कहीं जाएं तो कम से कम उनका रो भी बहुत हो। असल में हमारे यहाँ जो है पुलिस का महकमा जो है उसको लोग बिल्कुल बेतवज्जही, वो कहते हैं ठीक है जो भी एक मामला चल रहे हैं हमारे यहाँ, जिस तरह चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम के अंदर है। कम से कम हमें जो हमारा ये महकमा जो इसकी निशानदही करने वाला और इसको छापे मारने वाला है वो एक्टिव होना चाहिए। तो लोगों के दिलों में इतना खौफ होना चाहिए, अगर किसी को ये पता चले अगर मेरे गोदाम के ऊपर या मेरी जगह पे किसी ने अगर यहाँ पे एक्शन किया तो मैं बचूंगा नहीं। तो इतना होना जिस तरह सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अच्छा अब क्योंकि आपका ताल्लुक भी ताजिर बरादरी से भी आप ताल्लुक रखते हैं, तो अभी बहुत सारे ताजिर जो थे वो ये बात बुरा मान रहे थे कि छापे मारे जा रहे हैं, हमारे मामला जो हैं वो ख़राब ना हो जाएं। उनका ये कहना था कि गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। सर छापे गैर कानूनी किस तरह से हो सकते हैं, इस पर मैं आपसे जवाब लूँगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। बात हम ये कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कारोबारी हजरात हैं जो ये समझते हैं कि छापे गलत मारे जा रहे हैं, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ मारे जाने वाले छापों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके बाद ही कीमतों में कमी आ सकती है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि कीमतों में कमी आएगी, या फिर ये छापे जो हैं उससे ताजिर बरादरी परेशान हो रही है? तो वजूहात क्या हो सकती हैं? थानवी साहब आपको क्या लगता है? सर आप बताइएगा। देखिए, ये तो फैसला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी जैसे डैडी साहब कह रहे थे कि वो उस पर कुछ टैक्स का परसेंटेज है, तो जाहिर है कि अगर किसी पे आप एक्स्ट्रा बर्डन डाल देंगे तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जहाँ टैक्स लगना चाहिए, जागीरदारी पे लगना चाहिए, वो नहीं लगता, और बहुत सारी चीज़ों पे लगना चाहिए। बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं वो टैक्स चोरी करते हैं, देते तो हैं लेकिन जितना देना चाहिए उतना नहीं देते। तो अगर आप किसी को भी, चाहे सुनार बरादरी हो चाहे ताजिर बरादरी हो, किसी के साथ भी अगर ज्यादती करेंगे, एक उसका एक वो होना चाहिए, कोई फॉर्मेट सेट होना चाहिए कि भाई आप इस तरह से अगर है तो इतना, लेकिन अगर इतना परसेंटेज करेंगे तो जाहिर है कि वो सही नहीं है। अब छापे जो पड़ रहे हैं वो सही या गलत, ये मैं अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके पेश नज़र क्या। डैडी साहब कहिएगा। सर देखिए, जहाँ तक छापों की बात है, इस वक्त ये लोग क्रैकडाउन कर रहे हैं सोनारों को, ज्वेलर्स को। मेरा ये ख्याल है कि गोल्ड के ऊपर अगर आप उनको सेल टैक्स में लाना चाहते हैं तो ये नामुमकिन सी बात है। ये लॉजिकली बात कहीं होती ही नहीं है कि आप 17% वो टैक्स दें। आप देखें कि दुबई में, यूएई के अंदर 4% ड्यूटी है, लेकिन सोने के ऊपर या गोल्ड के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है, फ्री है। कतर में भी यही है कि वहाँ ड्यूटी है लेकिन सोने पे नहीं है। तो आप सर ये सोने की कीमतों में इतना उतार चढ़ाव आ चुका है, जब बेचने जाते हैं तो कुछ प्राइस हैं, खरीदने जाए तो कुछ प्राइस हैं, तो ये कौन सेट कर रहे हैं? सर ये सेट कौन कर रहा है? बेटर है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना इतने बेईमानियां करते हैं कि मकसद ज्वेलर हजरात में भी जो लोग हैं तो वो इसमें इतनी मिक्सिंग, 18 कैरेट आपको 22 कैरेट का कह के देते हैं और निकल 18 कैरेट भी नहीं होता वो। तो कहने का मकसद ये कि ये बेईमानियां तो हर जगह मौजूद है। जिनास में जाओ तो वहाँ आपको मिलावट मिलेगी। तो सर इसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? वही वाली बात आ गई ना, कार्रवाई की जाती है तो फिर नाराज हो जाते हैं। वजह क्या? दूध लेने जाओ वो आपको मकसद कहने का ये है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, और इसकी बुनियादी वजह है क्यों आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह है कि आपके कर्ता धर्ता जो हुक्मरान है, अगर जब वो करप्शन करते हैं तो उसका असर नीचे सतह तक जाता है, और हर इंसान अपनी जगह वो करप्शन कर रहा होता है। ठीक है। तो ये चीजें जो है
इसने माशरे को खराब करप्शन किया। रोकनी है और तो हुक्मरानों को भी जो है वो सीधे रास्ते पे चलना सबसे पड़ेगा। पहले तो ठीक है उनको जनाब, पकड़े, वहाँ- उनको क्रैकडाउन करे, ठीक है। वहां से पैसे निकलेंगे ठीक है। कितने अभी आपने ये मुकेश चावला, कौन सा चावला था जो मिनिस्टर था जी, एक्साइज एक्साइज एंड एंड टैक्सेशन टैक्सेशन, का, अरबों रुपए निकले। ठीक है सर, वो जो बात है वो बहुत सारे कहा भी जा रहा है कि इल्ज़ामात हैं या जो भी मामलात हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बात हो रही थी, मेहताब साहब ये फरमाइएगा कि आपने ये फरमाया था कि छापे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जो छापे लग रहे हैं उससे ज़ख़ीरा अंदोज़ तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन ताजिर बिरादरी क्यों परेशान हो जाती है, क्या वजह है सर? परेशान होती है कि ऐसा ना हो कि एक जब वो छापे मारने का सिलसिला होता है तो एक असल में वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ के चनों में घुन भी पिस जाता है। जी। जो एक शरीफ आदमी है वो उस चीज से डरता है कि ऐसा ना हो, खुदा ना करे कि मेरी इज्जत किसी के छापा मारना उसकी इज्जत के ऊपर आ जाता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, लोग जरा सा खौफजदा होते हैं। लेकिन जो आदमी सही होता है उसको खौफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो भी कार्रवाई करने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट होके क्या कहते हैं ये काम करें और सिंसियरिटी से करें तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और सबसे ज्यादा जो मैंने पहले भी शायद अर्ज किया था, मार्केट्स के अंदर तमाम पाकिस्तान में मार्केट यूनियंस मौजूद हैं सारी। मार्केट यूनियंस को सबका पता होता है कि किसके पास कितनी क्वांटिटी में क्या आइटम पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अगर मार्केट यूनियंस जो हैं वो कॉपरेट करके चलें तो मेरे ख्याल में कोई भी आदमी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ही नहीं सकता। अब देखें, ये है छोटी छोटी दुकानों पे छापे मार के अगर अपनी एक्टिविटीज दिखानी है या एफिशिएंसीज दिखानी है तो मेरे ख्याल में इससे कोई रिजल्ट नहीं आएंगे। रिजल्ट आएंगे जब तक आप मैन ऊपर से जो हम जिसे कहते हैं मईशत के सफेद हाथी उनकी तरफ नहीं देखेंगे तो जब तक रिजल्ट आपके पास नहीं आएंगे। देखें, एक छोटे से दुकानदार या एक छोटे केबिन वाले को या 6x8 की फिट की दुकान वाले के छापे मार के वो तो जाहिर है बेचारा परेशानी होगा। जब हम ऊपर से सिस्टम जहां से असल चीज चल रही है और जहां से असल जो है ये मुनाफाखोरी या फिर ये उसको जो है स्टॉक जो है बैक साइड के ऊपर करना, तो जब तक हम उन जगहों पर उनकी निशानदेही करके उनके ऊपर जब हम कार्रवाई करेंगे तो नीचे से कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है। देखें, जब एक छोटा दुकानदार जो होता है वो एक प्रॉफिट और एक मार्जिन, एक मिनिमम मार्जिन कहते हैं, रख के उसके ऊपर काम करता है। ठीक है। जाहिर है जैसा उसके पास रेट्स आते हैं ये है कि एक सब्जी के ठेले के ऊपर छापा मार के उसको 5,000 रुपए का प्लान दिया जाता है। लेकिन वो सब्जी वाला कहाँ से इतनी महंगी सब्जी लाया है ये हम पीछे इंक्वायरी नहीं करते। सही। अगर ये इंक्वायरीज अगर हम आगे बढ़ाएं इसका सिलसिला कि भाई आपने ये चीज कहाँ से कितने की ली है तो उस जगह पे हम अगर कार्रवाई करें तो शायद ये चीजें इन चीज़ों पे जो है रोकथाम मुमकिन हो सके। सर, अब एक और निशानदेही हमने की थी प्रोग्राम में और वो थी कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हुकूमत में आना चाहती हैं, आवाम की खिदमत करना चाहती हैं, सर इन लोगों के पास कोई प्लान भी है आपके ख्याल में? देखिए जी, आवाम की खिदमत तो बातें ही बातें हैं। सिर्फ आज तक कभी मेरे ख्याल में खिदमत तो क्या की होगी, बल्कि सियासी जो जमातें हैं माशाल्लाह हमारी वो एक ही पैटर्न पे चलती हैं। इलेक्शन से पहले खिदमत है और इलेक्शन के बाद खिदमत लेना है, तो हम तो उसी पैटर्न पे देखते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी सियासी जमात आए और अवामी जो है वो खिदमत का जज्बा लेके आए और खिदमत करे, ना ही हमने देखा। ये तो ये समझ लें कि एक कोई वोट लेने का एक समझ लें एक ट्रिक है ये कि अवाम को खिदमत का या अवाम हमें खिदमत का मौका दे, बल्कि अवाम से खिदमत का मौका लेते हैं, देते नहीं है मेरे ख्याल में। ठीक है सर, मैं थानवी साहब से जानना चाहूँगा सर, अभी जो हमने ये वाली निशानदेही करनी थी कि क्या मयारात पे, आवाम के मयार पे, आवाम तो किसी न किसी को मुंतखब कर लेते हैं लेकिन वो आवाम को मयारात पे पूरा उतरते हैं सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इलेक्शन की बहुत बात हो रही है। बगैर किसी होमवर्क के अगर आप इलेक्शन में गए तो वो इलेक्शन तबाही होगा इस मुल्क के लिए। उसके लिए क्या इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल, उसको आपने अगर चेंज ना किया, अगर एहतसाब ना हुआ इस मुल्क में, ठीक है सर, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर ना हुई, आप वो खतरनाक होगा। और ये मैं बता दूं, आप कुछ भी इलेक्शन करके चक्कर चला के किसी को भी लाके बिठा दें, 15-16 महीने बाद बात ये आ रही है कि क्या वो आवाम के मयार पे पूरा उतरेंगे?
वो मतलब या उनके पास कोई प्लान होगा, उनके पास कोई प्लान है कि वो तो प्लान ये है कि कैफेटेरिया में सबसे पार्लियामेंट की सबसे सस्ता खाना मिलता है, सबसे सस्ता 2 रुपए की रोटी, 5 रुपए की चाय, 10 रुपए का सालन, तो सबसे ज्यादा गरीब तो वो है। तो हमारी तवक्कुआत पे क्या हमारे तो सर डैडी साहब आपके ख्याल में सर कि अवाम बहुत ही मेहनत से जाते हैं, वोट डालते हैं, 5 साल इंतजार करते हैं, नुमाइंदे मुंतखब करके तो भेज देते हैं, लेकिन सर इनके पास भी कोई प्लान है कि वो अवाम को कुछ बताएं या बिना प्लान की जो है इंतखाबात में जा रहे हैं? आप ये बात करते हैं, इनका जो मैनिफेस्टो होता है, जो इलेक्शन जो कैंडिडेट होते हैं उनको भी नहीं पता कि हमारा मंशूर क्या है, ठीक है ना। ये लंगड़ा लूला निज़ाम हमारे यहाँ चल रहा है और इसकी बुनियादी वजह है कि इसको पिनपने नहीं दिया गया, ठीक है ना। जानबूझ के आप देखें हर चंद सालों के बाद एक मार्शल लॉ आ जाता है, फिर एक डिकेड के बाद फिर मार्शल लॉ आ जाता है। ठीक, मतलब यानी आप कहते हैं कि एक सिलसिला जो है वो चलते रहना चाहिए और अब लग ऐसा सर के चल भी रहा है। सर बिल्कुल इख्तिताम की तरफ हम जा चुके हैं, लेकिन आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया, आप तमाम लोगों के पॉइंट भी आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ जाते जाते एक जिक्र ज़रूर करेंगे और निशानदेही ज़रूर करना चाहेंगे, और वो है पाकिस्तानी टीम जो भारत पहुंची थी उसके साथ जो सलूक किया गया है, वो कम अज़ कम भारत को इस बारे में गौर करना चाहिए कि कोई मेहमान आपके सरजमीन पर आता है तो उसकी मेज़बानी के क्या फ़राइज़ होने चाहिए। कम अज़ कम वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर टीम गई है और जब खेल होगा खेल के मैदान में भी होगा इस तरह का मामला, तो कम अज़ कम पाकिस्तानी शायकीन जो है उनके तहफ़्फ़ुज़ का इंतज़ाम भी जो है वो भारत को करना चाहिए। इसके साथ ही मुझे वक़ारुल हसन को भी इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।